हेलो दोस्तों, इंडियन कोचिंग सेंटर पे आपका स्वागत है। मैं मोहम्मद तौहीद आलम। आज हम लोग दोस्तों बायोलॉजी का सेल चैप्टर के बारे में जानेंगे। सेल के बारे में कोशिका का अगला जो भाग है दोस्तों वो लेकर आए हैं। इस भाग में हम लोग दोस्तों कोशिका भित्ति के बारे में जानेंगे। जी हाँ दोस्तों, कोशिका भित्ति और इसके साथ साथ केंद्रक कला, केंद्रक और केंद्रक द्रव ये क्या है इनके बारे में जानेंगे दोस्तों। और मैं बता दूं दोस्तों कि आप लोगों ने जो ट्विटर पर ट्रेंड करवाया था, जिसके कारण से रेलवे बोर्ड के द्वारा आरआरबी के द्वारा यह जो एग्ज़ाम डेट है दोस्तों ये घोषित कर दिया गया है। जी हाँ दोस्तों, एनटीपीसी और ग्रुप डी का जो एग्ज़ाम डेट है दोस्तों ये घोषित किया गया है। तीनों फॉर्मेट में ये जो एग्ज़ाम होगा दोस्तों ये 15 दिसंबर से यह जो है घोषित किया गया है दोस्तों। यह दोस्तों 15 दिसंबर, तो 15 दिसंबर से बताया गया कि एग्ज़ाम शुरू होगा दोस्तों। तो तैयारी में लग जाइए ज़ोर शोर से दोस्तों। और इस 90 दिन के अंदर में दोस्तों, हालांकि हम लोग के पास अभी 90 दिन का समय है, इस 90 दिन में पूरा जो विज्ञान है दोस्तों, साइंस है, इसको मैं इसमें कवर करूंगा दोस्तों। इसके साथ साथ करंट भी आप चैनल पे देख सकते हैं दोस्तों। करंट जितने भी करंट है ये बहुत ही अहम रहेगा, खास करके जो ऑनलाइन एग्ज़ाम होते हैं सीबीटी में ये बहुत ही अहम रहेगा दोस्तों करंट क्वेश्चन। तो उसे भी देखना ना भूलें क्योंकि वो बहुत ही एनटीपीसी और ग्रुप डी के लिए बहुत ही अहम रहेगा। इसके अलावा साथ ही साथ जो जितने भी प्रतियोगी परीक्षाएं हैं जैसे बीपीएससी, एसआई, एएसआई, रेंज ऑफिसर, इन सब में भी ये करंट बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा दोस्तों। और इसके साथ साथ इन सारे प्रतियोगिताओं में ये जो विज्ञान है दोस्तों ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा दोस्तों। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। चैनल को शेयर, सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिए दोस्तों। तो सबसे पहले ये जो है दोस्तों आज हम लोग कोशिका भित्ति के बारे में जानेंगे दोस्तों। जय दोस्तों, कोशिका भित्ति यह एक निर्जीव पदार्थ से बना होता है दोस्तों, जिसका नाम होता है सेल्यूलोज। यह दोस्तों सेल्यूलोज का बना होता है। और ये सेल्यूलोज यह इसी से कोशिका भित्ति बनता है दोस्तों। और इसी के कारण कोशिका भित्ति कठोर भी होता है, मजबूत होता है दोस्तों। और कोशिका भित्ति दोस्तों ये सिर्फ पादपों में पाया जाता है, पादपों में ये पाया जाता है, या कह सकते हैं कि पादप कोशिका में यह पाया जाता है दोस्तों। तो कोशिका भित्ति सिर्फ पादप कोशिका में ही पाया जाता है और यह कोशिका को कठोरता प्रदान करता है दोस्तों। जी हाँ, कठोरता प्रदान इसी के कारण होता है, यानी कि जो पादप कोशिकाएं होती है वो जो कठोर होता है तो उसका कारण कोशिका भित्ति ही होता है दोस्तों। इसमें दोस्तों कोशिका में इसकी अगर यह दोस्तों शैवालों और जो हरे पेड़ पौधे हैं उसमें विकसित रूप से पाया जाता है और यह सेलुलोज का बना होता है। इसके अलावा दोस्तों जीवाणुओं और कवकों की कोशिका भित्ति कार्बोहाइड्रेट की बनी होती है। जीवाणु में और जो कवक होता है दोस्तों, इसमें जो ये कोशिका भित्ति होता है ये कार्बोहाइड्रेट का बना होता है दोस्तों। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये याद रखना दोस्तों। यानी कि जितने भी पादप है उसमें यह दोस्तों कोशिका भित्ति पाया जाता है, लेकिन जीवाणुओं में और कवकों में जो ये भित्ति बना होता है ये कार्बोहाइड्रेट का बना होता है। इसका जो प्रमुख कार्य होता है दोस्तों, इसका प्रमुख काम होता है कोशिका द्रव एवं कोशिका झिल्ली को बाह्य आघातों से बचाना। जैसे अभी बताया दोस्तों ये बहुत ही मजबूत होता है, यानी कि कोशिका को जो मजबूती प्रदान करता है तो यही कोशिका भित्ति होता है जो कोशिका को मजबूती पहुंचाता है। जिसके कारण से ये जो कार्य होता है दोस्तों, इसका जो कार्य है ये कोशिका द्रव को सूखने से बचाता है और कोशिका झिल्ली को बाह्य आघातों से रक्षा करता है दोस्तों, ताकि बाहर से इसे चोट ना लगे। अगला है दोस्तों केंद्रक दोस्तों, इसका खोज रॉबर्ट ब्राउन ने किया था 1831 ईस्वी में। केंद्रक का खोज 1831 ईस्वी में रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा किया गया था दोस्तों। और यह इसका जो आकार होता है ये गोलाकार या अंडाकार हो सकता है। जी दोस्तों, गोलाकार हो सकता है या अंडाकार हो सकता है दोस्तों, दोनों में से कोई एक आकार हो सकता है इसका। यह जो होता है हमेशा दोस्तों केंद्रक, यह हमेशा कोशिका के केंद्र जो होता है, कोशिका का केंद्र इसके आसपास में ही पाया जाता है दोस्तों। कोशिका के केंद्र के आसपास में ही केंद्रक पाया जाता है। यह क्या करता है दोस्तों, यह कोशिकीय गतिविधियों का नियंत्रण करता है। यानी कि केंद्रक जो है
केंद्रक न्यूक्लियस ये कोशिका के अंदर में जितनी भी गतिविधियां होती है उनका नियंत्रण इसी के द्वारा किया जाता है दोस्तों। इसके बाद है दोस्तों अगला केंद्रक कला। जहाँ दोस्तों केंद्रक कला के बारे में जानेंगे, ये क्या है, यानी कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। यह दोस्तों केंद्रक कला ये क्या होता है दोस्तों, ये झिल्ली केंद्रक के घेरने वाली दो सतहों की बनी होती है और ये एक झिल्ली की तरह का होता है दोस्तों। इसका जो सतह होता है प्रोटीन और वसा का बना होता है। जी हाँ दोस्तों, इसका जो सतह होता है केंद्रक कला का सतह ये प्रोटीन और वसा का बना होता है दोस्तों। इसके अलावा इसमें दोस्तों केंद्रक कला में सूक्ष्म छिद्र होते हैं, बहुत ही छोटा छिद्र होता है। इन छिद्रों द्वारा कोशिका द्रव और केंद्रक द्रव के पदार्थों में आदान प्रदान होता है। यानी कि जो कोशिका द्रव होते हैं और केंद्रक द्रव जो होते हैं, जैसे अभी बताए कोशिका के केंद्र के आसपास में जो केंद्र उपस्थित होता है दोस्तों वो केंद्रक होता है, न्यूक्लियस होता है। और इसका जो द्रव है कोशिका द्रव और केंद्रक का जो द्रव है दोस्तों, ये इन छिद्रों के द्वारा, यानी कि केंद्रक कला में जो छिद्र होता है इनके द्वारा दोस्तों आदान प्रदान करता है। इसके अलावा ये दोस्तों बाहरी सतह अंतःप्रद्रावी जालिका से संबंधित होता है। अंतःप्रद्रावी जालिका दोस्तों एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसके बारे में हम लोगों ने पिछले भाग में चर्चा किया था दोस्तों। तो यह दोस्तों बाहरी जो अंतःप्रद्रावी जालिका है इसके बाहरी सतह से यह संबंधित रखता है। अगला पॉइंट है दोस्तों केंद्रक द्रव। जहां दोस्तों केंद्रक द्रव, ये क्या है केंद्रक द्रव, यह केंद्रक के अंदर का जीव द्रव है दोस्तों। ये केंद्रक यानी कोशिका में एक द्रव पाया जाता है जिसको जीव द्रव कहा जाता है और जीवन का आधार उसी को माना गया है दोस्तों, जीव द्रव को। तो केंद्रक के अंदर में दोस्तों जो जीव द्रव होता है इसे केंद्रक द्रव कहते हैं। इसमें दोस्तों प्रोटीन, फास्फोरस, न्यूक्लिक अम्ल प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। या दोस्तों याद रखना, केंद्रक द्रव में प्रोटीन, फास्फोरस और न्यूक्लिक अम्ल प्रचुर मात्रा में पाया जाता है दोस्तों। अगला पॉइंट है दोस्तों केंद्रिका। जहां दोस्तों केंद्रिका यानी कि न्यूक्लियस, केंद्रक के अंदर एक या अधिक गोलाकार रचनाएं होती है जिन्हें केंद्रिका कहते हैं। यानी कि केंद्रक के अंदर में दोस्तों बहुत छोटी छोटी गोलाकार बहुत सारी रचनाएं पाई जाती है, गोल आकार का होता है, इसे केंद्रिका कहते हैं। इनका कार्य जो होता है दोस्तों, खास करके कोशिका में जो इसका कार्य होता है यह होता है आरएनए का केंद्रिका में संश्लेषण होता है दोस्तों। आरएनए और डीएनए के बारे में हम लोग दोस्तों अगले भाग में चर्चा करेंगे। इसके बारे में आरएनए और डीएनए इसके बारे में अगले भाग में चर्चा करेंगे दोस्तों। इस भाग में इतना बता दूं दोस्तों कि ये जो आरएनए है ये 3 प्रकार का होता है दोस्तों। आरएनए ये जो होता है दोस्तों राइबोसोमल आरएनए। आरएनए का मतलब होता है दोस्तों राइबोसोमल आरएनए। इसके अलावा टीआरएनए भी होता है, इसके अलावा एमआरएनए भी होता है। तो इसके बारे में दोस्तों हम लोग अगले भाग में चर्चा करेंगे। तो इसमें दोस्तों ये जो आरएनए है इसका केंद्रिका में संश्लेषण होता है। इसके अलावा केंद्रिका में बने आरएनए को दूसरे स्थान में ले जाने में मदद करता है। केंद्रिका में जो आरएनए बनता है उसको एक जगह से दूसरे जगह ले जाने में भी मदद करता है दोस्तों। इसके बाद है राइबोसोम, यहां इकट्ठा होता है। जहां दोस्तों ये जो भाग है दोस्तों कोशिका में केंद्रिका में दोस्तों, तो कोशिका के केंद्रिका में यहां पर दोस्तों राइबोसोम भी इकट्ठा होता है। इसके बाद है दोस्तों केंद्रक जाल। जहां दोस्तों केंद्रक जाल ये क्या होता है, ये क्रोमेटिन नामक कण से बना होता है दोस्तों। क्रोमेटिन से बनता है, या क्रोमेटिन जालिका भी इसमें होता है दोस्तों। जाल के तरह के ये आकार का होता है, एक नेटवर्क की तरह जुड़ा होता है दोस्तों एक दूसरे से। तो इसका जो प्रमुख ये है दोस्तों, केंद्रक का मुख्य पिंड एक जाल जैसी रचना का बना होता है जिसमें क्रोमेटिन नामक मोटे कण पाए जाते हैं। जहाँ दोस्तों इसमें क्रोमेटिन नामक मोटे कण होता है। आधुनिक अनुवांशिक विदों ने माना है कि ये जो क्रोमेटिन होता है यही क्रोमेटिन अनुवांशिक पदार्थ होता है। जी हाँ दोस्तों, यानी कि क्रोमेटिन जो होता है ये अनुवांशिक पदार्थ होता है। यानी कि अनुवांशिक आप जानते होंगे दोस्तों, अगर आप कक्षा 9वीं में और 10वीं में भी पढ़ चुके हैं अनुवांशिक के बारे में। तो ये दोस्तों ये जो क्रोमेटिन है ये क्रोमेटिन इस अनुवांशिक पदार्थ ये होता है। इसमें दोस्तों इसमें खास तौर पे डीएनए ये जो होता है इसमें डीएनए उपलब्ध होता है। और क्रोमेटिन में हिस्टोन होता है दोस्तों। हिस्टोन एक प्रकार का प्रोटीन होता है। ये जो क्रोमेटिन है इसमें हिस्टोन होता है और हिस्टोन एक प्रकार का प्रोटीन है दोस्तों। डीएनए यानी कि डाइऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड यह जो होता है दोस्तों, और इसके अलावा आरएनए यानी कि राइबो न्यूक्लिक एसिड
जैसे कि अभी बताया दोस्तों, इसके बारे में अगले भाग में हम लोग चर्चा करेंगे। तो इसमें दोस्तों डीएनए और आरएनए जो होता है इसके ये हिस्टोन प्रोटीन का बना होता है, और इनमें डीएनए ही सबसे प्रमुख है दोस्तों, जो आनुवांशिक विशेषताओं को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जाता है दोस्तों। यानी कि आनुवांशिक गुणों का वाहक भी कह सकते हैं दोस्तों डीएनए को, आनुवांशिक गुणों का वाहक। तो मेन तौर पे जो होता है दोस्तों, डीएनए आनुवांशिक गुणों को एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में लेके जाता है। इसका मतलब क्या है दोस्तों, एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में ले जाना, इसका मतलब होता है कि जैसे कहते हैं आनुवांशिक जो रोग होता है, जैसे डायबिटीज हो गया, उसके बाद वर्धनता हो गया, ये सब जो रोग होता है दोस्तों आनुवांशिक होता है। यानी कि अगर आपके माता पिता को अगर वो रोग है तो आपको होने का बहुत ही ज़्यादा चांसेस है कि आपको भी वो रोग होगा। ये होता है दोस्तों अनुवांशिक गुण, क्योंकि वो जो रोग आया वो आपके माता पिता से आया। इसके अलावा जैसे त्वचा का रंग, इसके अलावा आंखों का रंग, बालों का रंग, ये सब जो है दोस्तों ये अनुवांशिक गुणों पर ही निर्भर करता है। यानी कि जैसे आप देखते होंगे कि अगर कोई किसी के माता पिता जो है डार्क कलर का है, यानी कि काले कलर का है, तो उससे जो होने वाले संतान है वो भी काला होता है। और अगर किसी के माँ बाप अगर बहुत गोरे होते हैं तो उससे होने वाले संतान भी गोरा होता है। तो ये सब जो है दोस्तों ये अनुवांशिक गुणों का लक्षण होता है, और ये जो एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में जाता है ये डीएनए के कारण ही जाता है दोस्तों। इसके बाद है दोस्तों, कोशिका विभाजन के समय क्रोमेटिन सिकुड़ जाता है और अनेक मोटे व छोटे धागों के रूप में संगठित हो जाता है दोस्तों। जी हाँ, जब कोशिका का विभाजन होता है तो विभाजन के समय में क्रोमेटिन क्या होता है, सिकुड़ जाता है, और सिकुड़ करके एक धागे के आकार में बदल जाता है दोस्तों, जिन्हें गुणसूत्र कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये क्या होता है, इसको गुणसूत्र यानी कि क्रोमोसोम कहते हैं, ये गुणसूत्र होता है। यह प्रत्येक सभी जीव जंतुओं में अलग अलग इसका संख्या होता है दोस्तों। गुणसूत्र का जो संख्या है सभी जीव जंतुओं में अलग अलग होता है और एक निश्चित मात्रा में होता है दोस्तों। जैसे मनुष्यों की अगर बात करें तो मनुष्यों में 23 जोड़ा गुणसूत्र होता है दोस्तों, 23 जोड़ा होता है, और यह हमेशा जोड़ा में पाया जाता है, इसलिए इसे हमेशा जोड़ा में ही गिना जाता है दोस्तों गुणसूत्र को। तो यह क्या होता है दोस्तों, ये जीवधारियों में सभी कोशिकाओं के केंद्रक में होता है। जी हाँ दोस्तों, इसके जो कोशिकाओं के केंद्रक होता है इसमें होता है गुणसूत्रों की संख्या, और ये सभी जो अलग अलग जीव है उसमें अलग अलग इसका संख्या हो सकता है, लेकिन एक ही प्रकार के जीव में, जैसे मनुष्यों की बात करें तो मनुष्यों में ये हमेशा 23 जोड़ा में होता है, चिंपांजी में दोस्तों ये 24 जोड़ा में होता है, और बंदर में ये 21 जोड़ा में होता है। मनुष्यों के क्रोमोसोम की बात करेंगे दोस्तों, ये जो 23 जोड़ा होता है, 23 जोड़ा जो मनुष्यों में गुणसूत्र होता है, यह दोस्तों महिलाओं में और पुरुषों में 22 जोड़ा बिल्कुल ही समान होता है दोस्तों। यानी कि 22 जोड़ा महिलाओं में, मेल में, और फीमेल में दोस्तों दोनों समान होता है। 22 जोड़ा जो है दोनों में समान होता है। अब रही बात 23वां जोड़ा दोस्तों, 23वां जोड़ा जो होता है ये दोनों में भिन्न भिन्न होता है, यानी कि पुरुषों में और महिलाओं में ये अलग अलग होता है। 23वां जोड़ा की अगर बात करें तो पुरुषों में दोस्तों XY होता है, जबकि महिलाओं में दोस्तों ये XX होता है। अब जैसे कि लोग कहते हैं कि बेटा होगा या बेटी होगा, तो ये किस पर निर्भर करता है दोस्तों, तो ये जो निर्भर करता है ये पुरुषों पर निर्भर करता है कि बेटा होगा या बेटी होगा। जैसे मैंने बताया कि XY ये पुरुषों में होता है, यानी कि मेल में 23वां जोड़ा जो होता है दोस्तों गुणसूत्र का, और फीमेल में XX होता है। तो इसका जो अंडाणु होता है फीमेल का, इसमें हमेशा X ही भाग लेता है दोस्तों, ये हमेशा X ही भाग लेता है। इसके अलावा यानी कि जब अंडे का निषेचन होता है तो अगर उस समय मेल का यानी कि पुरुषों का X भाग आए, जी हाँ दोस्तों, अगर पुरुषों का X भाग आए और महिलाओं का भी X भाग, तो महिलाओं में तो एक फिक्स ही होता है कि उसका X ही आएगा, तो पुरुषों का अगर X भाग आता है तो उस स्थिति में बेटी होती है। जी हाँ दोस्तों, उस स्थिति में बेटी होती है। और यदि पुरुषों का Y भाग काम करे, Y भाग आए और महिलाओं का X भाग, तो दोस्तों बेटा होता है। जी हाँ दोस्तों, तब बेटा होता है। तो ये कंडीशन होता है गुणसूत्र में, अगर पुरुषों का Y भाग अगर निषेचन की क्रिया में भाग ले तो बेटा होता है, और X ले तो बेटी होती है दोस्तों। तो आज के लिए बस इतना ही था दोस्तों। अगले भाग में हम लोग DNA RNA के बारे में डिटेल्स से जानेंगे। इसके अलावा जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में हम लोग दोस्तों जान लिए थे, लेकिन फिर भी एक बार इसको रिवीजन के तौर पे दोस्तों देखेंगे। तो अभी से तैयारी स्टार्ट कर दीजिए दोस्तों, मात्र 90 दिन आपके पास है। जी हाँ दोस्तों, 90 दिन है
एनटीपीसी और ग्रुप डी के एग्ज़ाम शुरू होने में दोस्तों। तो एकदम बिल्कुल लग जाइए, क्योंकि अगर इस बार नहीं तो कभी नहीं, अभी नहीं तो कभी नहीं दोस्तों। तो चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। आज के लिए बस इतना ही था दोस्तों इस भाग में। बाय बाय।